देखिए हेडिंग आपका वंशावली का क्रोमोसोमीय सिद्धांत। देखो क्या हेडिंग, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम हो गया इंग्लिश वर्ड। क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहा जाता है बताइए बाबू, मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। 22 जोड़ा गुणसूत्र को क्या कहते हैं? 22 जोड़ा गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? 22 जोड़ा गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? हाँ बताइए, बैठले बैठले बताइए, उठने की जरूरत नहीं है, समझ जाएगा सब। और एक जोड़ा गुणसूत्र क्या कहलाता है? समजात गुणसूत्र। ठीक है, तो मानव के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा उसमें गुणसूत्र की संख्या बताइए। 22 22 होगा, 22 होगा। देखो देखिए क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होगा यहाँ? गुणसूत्र। क्या हो गया? तो देखिए मानव कोशिका में जब संख्या में पूछा जाएगा तो कितना गुणसूत्र होता है? 46। और जोड़ा में होता है 23 पेयर्स, 23 जोड़ा पाया जाता है। इससे पहले देखिए मेंडल ने कारक पे दिया था। किस पे दिया था? कारक पे। अब ये किस पे आ गया? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पे आ गया। देखिए मेंडल ने जो प्रयोग अपना दर्शाया था कब? रुक जाओ ना, क्या हो गया ये? देखो लक्षणों की वंशावली पर जो किया गया कार्य था 1865 में क्या कर दिया गया था? प्रकाशित हो गया था। क्या हो गया था? 1865 ईस्वी में इसे रिलीज कर दिया था। 1856 से लेकर के देखो 1856 से लेकर के इधर 1856 से लेकर के 1863 तक क्या हुआ? प्रयोग किया। किसने? मेंडल ने। 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक क्या किया? प्रयोग को दर्शाया। और 2 वर्ष ये रेस्ट पीरियड में रहा। 1865 में से पब्लिक के लिए क्या कर दिया गया? प्रकाशित कर दिया। क्या कर दिया? 1865 में पब्लिक के लिए क्या कर दिया? इसे रिलीज कर दिया गया। अब मान लीजिए कोई कंपनी गाड़ी ही बनाती है, उस गाड़ी को बनाने में जितना टाइम लगेगा, 5 महीना लगा, 6 महीना लगा, और उसके पास पहले रखेगा, फिर उसको टेस्ट करेगा, सारा कुछ चेक कर लेगा, फिर उसे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर दिया जाता है? रिलीज किया जाता है। उसी प्रकार देखिए मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पे क्या किया? प्रयोग किया। कब? कितना से कितना तक? 1856 से 1863 तक। फिर से 1865 में क्या कर दिया? पब्लिकली कर दिया कि अब ये नियम पब्लिक भी क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। जितने ही प्रकार के साइंटिस्ट जो भी वैज्ञानिक इसे अध्ययन करना चाहते हैं, इसमें शोध करना चाहते हैं, वो भी इसे क्या कर सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। पर 1865 में उतना मात्रा में क्या था? संसाधन उपलब्ध नहीं थे, ज्यादा किताबें अवेलेबल नहीं था, संचार की सुविधाएं अधिक नहीं थी। और इनका जो प्रयोग था क्या था? इनका जो प्रयोग था ये था किस पे? ये देखिए गणितीय निरूपण पे था। इस पे था। हाँ, जिसे क्या द्विनामी पद कहा जाता है, गणितीय। इसलिए जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने पढ़ा तो इसे क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने के कारण क्या हुआ कि देखिए बायोलॉजी में पहली बार किसी वैज्ञानिक ने गणित का उपयोग किया था। हाँ, क्रॉसिंग को दर्शाने के लिए प्रेट स्क्वायर का उपयोग किया था। इस कारण से बहुत सारे वैज्ञानिक इसे क्या कर दिया? खारिज कर दिया। बोला कि नहीं, ये नियम क्या है? गलत, हम इस नियम को नहीं मानते हैं। और लोगों तक ये पहुंच भी नहीं पाया। उतने प्रकार के माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल नहीं थे, बायोटेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुआ था, जिस कारण ये नियम क्या हुआ? दबा रहा। 65 से कितना हो गया? 70, 35 साल। कितना साल? 35 साल ये क्या रहा? अनजान ही रहा। हाँ, किसी को इसको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं फैलाया। फिर 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। कितने वैज्ञानिक आए? कौन कौन से? कौन आए? डेविस और कॉरेंस। कौन आए? और कौन आया? वैंस हेरमार्क आए। ने मेंडल के प्रयोग को पुनः खोज किया। इनका जो, एक मिनट रुको, इनका जो नियम था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो नियम दर्शाया था, उसके नियम को क्या किया? दोबारा पढ़ा। क्या किया? दोबारा पढ़ा। दोबारा से क्या किया? पब्लिश कराया। क्या कराया? पब्लिश कराया। और उसी के आधार पर दिया गया वंशावली का गुणसूत्रीय क्रोमोसोमीय आधार। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका किया गया प्रयास कभी भी जिंदगी में व्यर्थ नहीं जाएगा। शिक्षा में सफलता मिलता है पर लेट मिलता है। हाँ, शिक्षा में अगर सफल पाना है तो आपको क्या लगेगा? समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। और जल्दी सफल होने के तो इलीगल काम,
तो इलीगल काम क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है। हाँ, पर देखिए शिक्षा में देखिए कितना साल, एक तो पहले ये देखिए 7 साल प्रयोग किया, 2 साल गैपिंग में रहा, फिर 1865 में प्रकाशित हुआ, 1900 में कोई पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं हुआ, फिर 1900 में से दोबारा से क्या किया गया, रिपब्लिश किया गया, दोबारा से प्रकाशित किया गया। और जब इसे जांचा गया तो ये प्रयोग क्या हुआ, सही साबित हुआ, और इसलिए अनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना गया। देखिए फिर कह रहा है कि सटन और बाबरी ने 1925 में, कितना में, 1902 में से रिपब्लिश कर दिया गया, और उसके ठीक 23 साल बाद, कितने साल बाद, 23 साल यानी 25 साल बाद सटन और बाबरी ने 1925 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। क्या क्या नाम दिया, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसके अनुसार अनुवांशिक गुण का इकाइयां जीन के द्वारा ही, किसके द्वारा ही, जीन के द्वारा। जीन क्या होता है, डीएनए क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन। जीन के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणों का, देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से कितना एक कोशिका है, और इससे कितना कोशिका बना, 2 कोशिका क्या हुआ, निर्माण हुआ। देखिए जब कोशिका विभाजित होती है तो वो किसी भी अंक का, हाँ ये नहीं कि कम और ज्यादा करके डिवाइड करेगा, जितना ऑर्गन इसके, जितना कोशिकांग इसके पास है, कोशिकांग इसके पास है, उतना ही कोशिकांग ये भी लेगा, बस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घट और बढ़ सकती है, ठीक है। तो जितना इसके पास, अगर गुणसूत्र इसके पास 46 है तो विभाजन के बाद ये भी कितना लेकर के आएगा, 46, और इसमें भी संख्या क्या होगा, 46। अगर जब ये युग्मक में आ जाएगा, कितने आ जाएगा, युग्मक में आया तो 23 और 23 लेकर के आएगा, जो निषेचन के फलस्वरूप फिर एक युग्मनज का निर्माण करेगा, उसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा। तो जैसा गुण इस कोशिका का होगा वैसा ही गुण ये कोशिका भी दर्शाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लिखिए तो, नहीं लिखा अभी तक, लिखो, हाथों लो भी लिखा, क्या कर रहा बैठ के, तो गधा कहीं का, लिखो जल्दी, आगे लिखिए, जीन और गुणसूत्र के बीच अंतर लिखो। हाँ नहीं, समानता दिया है, अंतर नहीं दिया। लिखा, लिखना लिखिए, लिखिए जीन और गुणसूत्र के अंतर लिखिए, लिख तू पहले। लिखो, लिख, हाँ लिखिए, फूकना है का ये तो रिकॉर्ड भर सब चीजें चैप्टर भेज दो।
क्रोमोसोम को एक गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलता है? लिखिए, हाँ, क्या नंबर आएगा टेस्ट में? 2 नंबर। उसे बेसी वो नहीं करेगा। अरे लिखना देखा था, मार को ये बत्ती के दिमाग ठीक कर दो। लेकिन हमने कहा था जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है। लिखो ना, जीन गुणसूत्र पर स्थित, ये जूम नहीं होगा यहाँ से, इसलिए जरूर को देखते हैं। बैठा है, लिख नहीं रहा है। पीछे नहीं दिखाई दे रहा, रुक जाओ। नहीं, नहीं देखा है। एक दिन के लिए सब हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन में जाइएगा तब दिखाई देगा। है कि अर्जुन का लिया बढ़िया से 1 2 3 4 5 गो देखा कॉपी। क्या लिख ली? ई बार फोटो खींचले ने घर में लिख करने का मोबाइल देता हूँ, तू घर लिख ले भाई। ला कौन सी घर है? अरे के ना लगे चल जाए लिख ना, मारो तो पर उल्टा दो। सब लिख भेज आज पर वो कर ली तुम। तो क्या गैंगस्टर बन गए एक अति ड्रैगन और घूमे निकली है कहाँ लिखा रे? क्या लिखी छी? कहाँ? ला निकली है, देखा था आई वाला गाड़ी लिखा मैं देखा था घरे लिख ले भाई घरे लिख ले क्या कोई घरे लिख ले मेरा लिख लिखै छै देखा, लिखो ना हम लिखे नहीं कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। लिखो, शुरू कर दिया लिखना, शुरू लिखेगा आप। ले देखा कॉपी लिख लिए? हाँ, कहाँ ये इतना लिखे? हमर पूरा फेयर भ गेलियो नहीं 5 को हो गेली ई कभी खत्म
खत्म हो गया ना। तो ये वाला हो लेकर ये बाकी है ये एक ने लिखा है रोल चोकर फिर कई समानता लिख लिया फिर ये टॉपिक हो तो बस ये सब लगता है ये जनगुण सूत्र को अलग करेगा फिर नया गुण जुड़ जाएगा नहीं नहीं पूरा पढ़ेगा कि लिंग निर्धारण खाली है छुट्टा ये सब कौन पढ़ेगा ना 5-7 नहीं ठीक से अगर स्पीड में लिखते तो नहीं लगते 5-4 क्लास में खत्म हो गए तो ज्यादा कर पढ़ा देंगे नहीं नहीं वायरस में जीन होता है कि ना? हाँ वायरस नहीं वो नॉन लिविंग होता है वायरस होता है ना, आरएनए तो पता है ना। उसके पास आरएनए और डीएनए दोनों होता है जब पादप से संपर्क संक्रमित रहेगा तो आरएनए डिनोट करेगा और जब जंतु को संक्रमित करेगा तो उसका नाम होता है डीएनए समझ और गए हम लोगों में केवल आरएनए हम आप में आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है और उनमें किस में मतलब क्या बोलते हैं वायरस में? वायरस हमारा ही आपके जीनोम को कॉपी करता है और वो नॉन लिविंग होता है जब आपके लिविंग जो उसका जो फर्स्ट लेयर होता है कैप्सिड कहते हैं क्या कहते हैं उसका पहला लेयर क्या रहता है कैप्सिड और प्रोटीन का बना होता है वो जब हमारे आपके बॉडी के संपर्क में आता है तो हमारे आपके सेल से जीनोम को क्या करता है वो कॉपी कर गया हमारा आपका जीनोम क्या है डीएनए और आरएनए दोनों पाया गया है तो हम हमारा आपका पहला जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए माना जाता है और दूसरा क्या है आरएनए तो जब एनिमल को संक्रमित करेगा और उस वायरस के जीनोम को चेक किया जाए उसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाएगा और जब वही बैक्टीरियो फेज में जाएगा हाँ जीवाणुभोजी में जाएगा तब उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए रहेगा पहले पॉइंट नहीं एक और है पहला तो लिख लिया ना यहाँ लिखो ना सर आपकी भी अपना भेज सर की हो सर पीडीएफ का भेज मैसेज के लिए का रे फिर तुम ऑनलाइन निकाल लिया रख क्लास के बाद दिखाना मैसेज रख अपने अंदर ओकरा वहीं के मैसेज दिखावे छी नहीं नहीं क्लास के बाद दिखाना यो सर क्या पता चला भेज दीदी को तो संभालना पड़ेगा हेलो हाँ भैया बसों बट्टी हैं क्या कहिए ना 10 बजे हाँ जाएंगे देखेंगे काम होगा तब हाँ बोलिए ना हाँ दे दिए उसको अंदर दे दिए जाएंगे तो हम कॉल करेंगे तो ठीक लेते आएंगे हाँ जाएगा हाँ बोल रहे हैं बसों बट्टी हाँ हाँ जो ना पहले फोन करके पूछ हम बोल रहे हैं ने देख लो फोन में तुम बताइए हूँ ठीक है जो ना जोड़ दियो सोनू को बस वो नाम जोड़ के अप्लाई कर दे लिख लिया इतना ही
रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ देखिए हेडिंग अब है हमारा देखो इस टाइप का जो संरचना होता है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखो इस टाइप का जो संरचना रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे द्विकुंडलीय संरचना कहते हैं डीएनए का, डबल हेलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये डबल बेस पेयर होगा जब यही किस में रहेगा? सिंगल बेस पेयर में। किस में रहेगा? इस टाइप में रहेगा। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आरएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब देखिए ये वाला डीएनए का मान लीजिए एक पार्ट जो है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीन। और जब इसी को आप विकसित करके देखें तो आपको एक्स आकार की संरचना दिखाई देगा, तो क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जीन गुणसूत्र पर क्या होते हैं? स्थित होता है। किसके ऊपर पाया जाता है? जीन कहां पाया जाएगा? गुणसूत्र के ऊपर। अब देखिए गुणसूत्र प्रोटीन से युक्त डीएनए की संरचना होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन। देखिए गुणसूत्र क्या है? प्रोटीन युक्त डीएनए की संरचना क्या कहलाता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से जाना जाएगा। जीन को जब आप चाहेंगे हम कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख लेते, आपको दिखाई नहीं देगा। और अब चाहेंगे हम क्रोमोसोम को देखें तो क्या बताइए, एक जो कोशिका स्थिर है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, उस अवस्था में क्या आपको गुणसूत्र दिखाई देगा? एक ये कोशिका हो गया, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रिका। और बताइए क्या जब कोशिका स्थिर है, क्या है, या जी नॉट फेज में है, किसमें है, या इसे शांत अवस्था कहते हैं, शांत प्रवस्था। क्या कहा जाता है? शांत प्रवस्था। तो क्या शांत प्रवस्था में आपको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर गुणसूत्र को खोजेंगे यानी क्रोमोसोम को खोजेंगे तो क्या क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा? नहीं, गुणसूत्र दिखाई आपको नहीं देगा। गुणसूत्र केवल विभाजित कोशिका में ही दिखाई पड़ती है। जिस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होगा उस कोशिका में आप गुणसूत्र को ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्रोमैटिन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो देखिए इसके अंदर ना जाल जैसी संरचना रहती है, तो क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है। क्रोमैटिन जब कोशिका विभाजन तो आपस में जुड़ता है और जुड़ करके क्या बनाता है? क्रोमैटिन। उसके बाद क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। क्या बना देगा? तो जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए क्या बताइए, क्या ये जो गुणसूत्र जो होता है, क्या जब कोशिका जी नॉट अवस्था यानी शांत अवस्था में होगी तो उसमें गुणसूत्र दिखाई देगा? तो नहीं, उसमें गुणसूत्र आपको दिखाई, केवल विभाजित कोशिका में ही गुणसूत्र क्या होते हैं? दिखाई पड़ते हैं। देखिए हाँ, तो विभाजित कोशिका जब विभाजन हो रहा है, अब देखिए सब कोशिका में नहीं होता है। मस्तिष्क की कोशिका विभाजित नहीं होती है, मस्तिष्क की कोशिका विभाजित नहीं होती है। देखिए एक एकल जीन, देखो चुप रहो, एक एकल जीन गुणसूत्र एक स्थान होता है। एक एकल जो रहेगा ना केवल एक स्थान में पाया जाएगा। एक एकल गुणसूत्र में कई जीन हो सकते हैं। जीन या तो डीएनए या आरएनए से बने होंगे। किससे होगा? या तो डीएनए में रहेगा या कहां? आरएनए पे। और गुणसूत्र डीएनए हिस्टोन किसमें होगा? हिस्टोन होता है जो ऑक्टेट गोल संरचना रहता है जो आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। और इसी यही हिस्टोन बनता है, हिस्टोन ऑक्टेट, हिस्टोन अष्टक बनाता है। और आरएनए से बने, देखिए इसमें केवल डीएनए और आरएनए, और यहां पे क्या ऐड हो जाएगा? हिस्टोन ऐड हो जाएगा। ठीक है। देखिए जीन उत्परिवर्तन छोटे होते हैं और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेटस जैसे कि मान लीजिए XS और Y हो गया।
देखिए जब डीएनए के क्षार युग्म में क्या आएगा, जब डीएनए के एक क्षार युग्म में बदलाव आ जाता है जिसके कारण किसी व्यक्ति का जीनोटाइप और फेनोटाइप कैरियर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो वो चीज क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन या इंग्लिश में से म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए के क्षार अनुक्रम में बदलाव आने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, या इंग्लिश में से क्या कहेंगे, म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है।